हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। आज हम बात करने वाले हैं मृदा के बारे में। जो 5000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ है उसका ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यानी नेक्स्ट टॉपिक है मृदा, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मृदा के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ अमित सिंह भदौरिया। लेट्स स्टार्ट। तो मृदा के बारे में जो चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए वो हम स्टार्ट करते हैं। और मृदा को स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ कि मृदा का जो चैप्टर है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर जो हमारा मतलब पार्ट 9 था आप कह सकते हो, उस पार्ट 9 में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है। वर्षा वाला स्थान पूछा था, स्थान कहाँ है। ठीक है, तो मैंने बताई थी, दो चीज़ें बताई थी। अगर आपसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछता है तब तो माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में पड़ता है। और अगर आपसे जिला पूछता है तो जिला था आपके कौन सा? झालावाड़। ये झालावाड़ जिला था। बट जब मैंने क्वेश्चन करवाया तो क्वेश्चन में मैंने आंसर बोल दिया था फलौदी। क्या बोल दिया था? फलौदी बोल दिया था। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ये गलती मेरे से हो गई थी, तो मैं गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। उसको फलौदी नहीं है उसका आंसर क्या होगा? माउंट आबू होगा। तो मैंने उसको क्या है, पिन भी कर दिया था कमेंट में, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया था उसको, क्वेश्चन को। मैंने कहा ये वाली चीज़ आप करेक्ट कर लेना। तो वीडियो लेक्चर्स के जो फर्स्ट जो कमेंट होता है जिसको पिन कर देता हूँ मैं, तो उस पिन कमेंट को भी देख लिया करो। अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कुछ और भी जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था 20 जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वहाँ पर एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। वहाँ पूछा गया था कि अपने जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट किस झील से प्राप्त होता है। मतलब नमक बनाने की जो अपने पास अलग अलग झीलें हैं, मतलब खारी झीलें हैं राजस्थान में, उनमें से सोडियम सल्फेट कौन सी झील से प्राप्त होता है। तो जो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है ना, वो होता है डीडवाना में, है ना। डीडवाना की जो झील है, खारे पानी की झील है डीडवाना की। डीडवाना कहाँ है? नागौर में। वहाँ की जो खारे पानी की झील है वहाँ से सोडियम सल्फेट मिलता है। जबकि अपनी जो सांभर झील है, सांभर, उससे मिलता है आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज़ वहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने इसका आंसर क्या है, मैंने बोल दिया सांभर में मिलता है सोडियम सल्फेट। तो सांभर में सोडियम सल्फेट नहीं मिलता, सोडियम सल्फेट मिलता है डीडवाना नागौर में। ठीक है। और तीसरी गलती थी मेरी, वो भी मैंने वहाँ पर की थी। वो तीसरी गलती भी सुन लो क्या थी। मैंने करेक्ट करवा दिया है वैसे, लेकिन यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है कि वीडियो जो है ज़्यादा बच्चे देख लेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। क्योंकि कमेंट वाला सेक्शन जो है वो बहुत कम लोग हैं जो कमेंट पढ़ते नहीं है बच्चे, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है। तीसरी जो गलती है वो ये है कि मैंने क्वेश्चन बोला था कि जो मावट वर्षा है, मावट वर्षा के लिए बोला था मैंने, मावट वर्षा जो होती है वो किस डायरेक्शन से होती है। ठीक है, तो ये आपका पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये आपके उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो पहले तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि मुझे कमेंट करके बताओ कि किस दिशा से होती है मावट वर्षा। मावट वर्षा की दिशा क्या होती है, आप कमेंट करके बताओ। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। कमेंट करके बताइए। आज है 6 अगस्त। क्या है आज? आज है 6 अगस्त 2020। और मौसम जो है जयपुर में बहुत बढ़िया हो रहा है। आज हो रही है बारिश हल्की हल्की, तो अच्छा मौसम हो रहा है जयपुर में। चलिए, तो मैं बात कर रहा था मावट की। मावट एक्चुअल में क्या है, मैंने बोल दिया था कि मावट की दिशा ये होती है, इधर से आती है मावट। लेकिन रियल में क्या होता है, अगर अपन वर्ल्ड का मैप देखें, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने बताया भी था कि जो भूमध्य सागर है वो इधर पड़ता है अगर लोकेशन की बात करें, और यहाँ से आती हैं वो हवाएं। हवाएं आती है इस तरह से, तो इस डायरेक्शन से आएंगी। तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी? उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा से, उत्तर और पश्चिम दिशा से आती हैं ये जो हवाएं आती हैं, मानसूनी हवा भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी से आती हैं। इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, इसीलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब तक की जो गलतियां थी वो 3 गलतियां हुई हैं इतने लेक्चर्स में। वो तीनों गलतियां मैं एक्सेप्ट करता हूं और इनको करेक्ट करवाता हूं।
और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि गलती ना हो, फिर भी गलती क्या है, अब ह्यूमन है तो इंसानों से गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे गलतियाँ हो रही है तो आप समझ जाना आप इंसानों की कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। और गलतियाँ नहीं हो रही है तो अब कोई बात नहीं हो रही है तो, है ना। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है, अब टॉपिक की तरफ चल लेते हैं। मिट्टी वाला आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिट्टी से रिलेटेड कुछ और बातें, देखो मैं आपको बेसिक कुछ बातें हैं उनके बारे में पहले बता देता हूँ। बेसिक क्या क्या बातें हैं, जैसे मिट्टी के बारे में मैं आपको बात बताऊं। मिट्टी जो होती है ना, अगर आपकी मिट्टी है और उस मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में है, ह्यूमस है यानी कि जैव या जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ हैं उसमें, जैविक पदार्थ को ह्यूमस भी बोलते हैं। ह्यूमस जैविक पदार्थ का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी खाद वगैरह जो होता है ना, जैविक खाद के समझ सकते हो, मतलब इसको आसान भाषा में। या फिर आपके पेड़ पौधे या ऐसी सड़ी गली जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं जिनसे बाद में जो खाद बन जाती है, वो उनको जैविक पदार्थ कहते हैं ना। नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी जो नाइट्रोजन हो गया, जैविक पदार्थ हो गया, ये अगर अपने सॉइल में है, मिट्टी में है, तो वो उपजाऊ होती है। कैसी होती है, उपजाऊ होती है मिट्टी। लेकिन आपको पता है राजस्थान में ये नाइट्रोजन जो है लगभग राजस्थान में हर जगह पर, और जैविक ये पदार्थ हैं लगभग बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा 100% राजस्थान में नाइट्रोजन है ही नहीं मिट्टी में, लगभग क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने पिताजी या अपने गांव में चाचा जी वगैरह जो हैं, गांव से लोग संबंधित, उनको पता होगा हम क्या करते हैं, जब भी खेती करते हैं तो खेती में क्या है, यूरिया डालते हैं खेत में, मतलब कि खाद डालते हैं, खाद में क्या है, यूरिया डालते हैं, ताकि नाइट्रोजन की जो कमी है उसको हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो यूरिया इसीलिए काम में लेते हैं कि नाइट्रोजन की ज़्यादातर कमी है। अब क्या होता है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपकी मिट्टी है और उस मिट्टी के क्या है, कण बड़े हैं, मिट्टी जो है उसके कण जो हैं, कण बड़े हैं, तो बड़े कण होने से क्या होगा कि जो वाटर है, जो पानी है, उस पानी को रिटेन नहीं कर पाएगी ज़्यादा देर तक, पानी क्या होगा, चला जाएगा नीचे। लेकिन अगर आपकी मिट्टी के कण क्या हैं, कण कैसे हैं, छोटे हैं या बारीक हैं, बारीक कण हैं, बारीक कण होने से क्या होगा, बारीक होने से ये होगा कि वो जो वाटर है उस वाटर को थोड़ा ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। तो होता ये है कि मान लीजिए अगर आपके बारीक कण है कहीं पर, तो आप पानी जो दे रहे हो, पानी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी लंबी चलेगी। मान लीजिए 12-12 दिन में आपको पानी देना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर खेत में, किसी लैंड में। लेकिन अगर बड़े कण है तो वहाँ पर हो सकता है आपको ये 8 दिन में या 6 दिन में देना पड़े या 10 दिन में देना पड़े, मतलब इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो 12-12 दिन लग रहे हैं छोटे वाले में, उससे क्या है, उससे जल्दी जल्दी देना पड़ेगा, मतलब पानी की जो फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा कि अपना जो राजस्थान है ना, उस राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान का अगर मैं बनाऊँ तो ये जो वाला हिस्सा है, ये पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, पश्चिमी मरुस्थल वाला हिस्सा है, यहाँ पे अरावली निकल रहा है अपना, ये अरावली वाला हिस्सा है, अरावली है। तो अपने जो उधर क्या है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल है, और वो उसके कण क्या है, बड़े बड़े हैं। इसीलिए जो नहर वगैरह है, पानी की जो समस्या है ना, सबसे ज़्यादा उधर ही है। और पानी की इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, नहर वगैरह वहाँ प्रोवाइड की गई है ना, कि पानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके। कोई बड़े बड़े कण हैं, उनको क्या है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है हमसे मतलब इधर जो अरावली के इधर पूर्व वाला हिस्सा है, इससे पश्चिम वालों को ज़्यादा परेशानी होती है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मृदा से क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मृदा में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप की मृदा कहाँ मिलती है, या इस टाइप की मृदा है, इसकी क्या खास बात है, क्या विशेषता है इसकी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अब चलते हैं मृदा के बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो मृदा है, मृदा में क्या है, पीएच वैल्यू के अनुसार भी कुछ चीज हमको पढ़नी पड़ती है कि पीएच वैल्यू कितनी, उस पीएच वैल्यू के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 ही, तो उस 7 है तो उसको कहा जाएगा उदासीन मृदा। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसको कहा जाएगा अम्लीय मृदा। और अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से क्या है, ज्यादा हो जाती है, उसको बोला जाएगा क्षारीय लवणीय मृदा। अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी है वो अम्लीय है, अम्लीय मृदा है, तो अम्लीय मृदा को उदासीन बनाने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, इसको क्या है, उपजाऊ भी कह सकते हो आप, उपजाऊ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उस अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या कर सकते हो, उसमें समाधान करने के लिए, अम्लीयता को खत्म करने के लिए आप चूना या फास्फोरस वगैरह मिला सकते हो। और क्षारीय या लवणीय अगर मृदा है तो उसको सही करने के लिए, समाधान के लिए आप क्या कर सकते हो, समाधान के लिए आप जिप्सम काम में लेते हो। और ये क्या है, ये क्या है, पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। राजस्थान जीके में जो मृदा है, उस मृदा में से अगर आप 10-12 क्वेश्चन आप मेरे से बोलते हो कि सर आप 10 क्वेश्चन मुझे ऐसे फ्रिक्वेंट बना के दो जो मृदा से पूछे जाते हैं, तो उन 10 क्वेश्चन में इसको भी मैं जगह दूंगा, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्षारीयता या लवणीयता जो होती है किसकी, मिट्टी की, उसको खत्म करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, तो जिप्सम काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक मृदा अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन मतलब इरोजन, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं समझना, मैं सोइल इरोजन की बात कर रहा हूँ। सोइल का जो इरोजन होता है, इसको क्या है, स्थानीय भाषा में कृषि का क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग मतलब जैसे टीबी होती है ना,
वैसे तो ये क्या है, कृषि का क्षय रोग कहलाता है, इसे क्षय रोग कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इसके अलावा जो मृदा का अपरदन होता है मेनली 3 तरीके से होता है राजस्थान में। क्या क्या? एक तो होता है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा कौन सा होता है? आपको अगर बोले परत अपरदन किससे होता है, तो वायु के द्वारा होता है। क्षैतिज अपरदन किसके द्वारा होता है, यानी कि वायु यानी एयर के द्वारा होता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है इरोजन के बारे में कि इरोजन जो हो रहा है आपका लेयर में इरोजन हो रहा है या क्षैतिज में इरोजन हो रहा है, तो वो क्या है, वायु के द्वारा होगा। सर्वाधिक कहाँ होता है? ये सर्वाधिक होता है जैसलमेर में। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि वायु की बात हो रही है, वायु की मतलब एयर की बात हो रही है, यानी हवाओं की बात हो रही है। तो हवाएं तेज तेज हवाएं चलती हैं, मिट्टी का जो टीला है यहाँ पे था टीला, शाम को पता चला मिट्टी का टीला यहाँ आ गया, तो मिट्टी एक जगह से दूसरे को कौन लेके जा रहा है? हवा लेके जाती है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो इरोजन होता है या अपरदन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो भी जल की वजह से नहीं होता है, वो होता है वायु की वजह से। कई लोगों को लगता है जल की वजह से इरोजन ज्यादा होता होगा, नहीं, जल की वजह से नहीं, सब ज्यादा होता है वायु की वजह से। क्यों? क्योंकि राजस्थान का लगभग 60% एरिया जो है वो उसमें क्या है, मरुस्थल है, उसमें मिट्टी मिट्टी रेतीली मिट्टी है, वही उड़ती रहती है। आधे से ज्यादा अगर हिस्सा किसी चीज का है और वो वायु के संपर्क में है, वो वायु क्या कर रही है, एक जगह से दूसरे के लेके जा रही है, अपरदन कर रही है, तो सबसे ज्यादा एरिया भी इसी में कंसिडर होगा। तो वायु इसका आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपको बोला है लंबवत अपवर्धन या अवनालिका अपवर्धन, ये किस होता है? ये जल की वजह से होता है। और सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है चंबल बेसिन में। चंबल में भी कहाँ? सवाई माधोपुर जो करौली का एरिया है ना, यहाँ पर जो चंबल है, ये चंबल अपने साथ क्या है, मिट्टी को बहुत ज्यादा लेके भागी जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या बीहड़ मिलते हैं। बीहड़ मैंने बताया भी था बीहड़ के बारे में, जो चंबल के बीहड़ है वो राजस्थान में कहाँ है? सवाई माधोपुर और करौली में है ना, बहुत बड़े बड़े बीहड़ है यहाँ पर। एक होता है चादरी अपरदन, ये होता है जनरली पर्वतीय क्षेत्रों में, ज्यादातर अगर देखें जिला तो सिरोही या राजसमंद में देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, मिट्टी का दो तरह से हम करते हैं। एक तो करते हैं रंग के आधार पर, किस कलर के बेसिस पर, और दूसरा करेंगे वैज्ञानिक के आधार पर, कि वैज्ञानिक के जो आधार है उसके बेसिस पर। वैज्ञानिकों ने जो किया था बेसिकली वो किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले करते हैं रंग के आधार पर। पहला जो प्रकार है वो है रेतीली मिट्टी, या जिसको हम करते हैं बालुई मिट्टी। ये रेतीली या बालुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है रेगिस्तान में अपने, किसमें? पश्चिमी जो प्रदेश हमारा पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसमें पाई जाती है। तो इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, राजस्थान है मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका राजस्थान है। और इस राजस्थान में भी क्या है, इस राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ, ये अरावली का हिस्सा बता देता हूँ मैं। यहाँ से पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करने की प्रयास करते हैं, अगर हो जाता है तो। हो गया भाई, हो गया, पेन का कलर तो चेंज हो गया। तो ये हो गया मान लीजिए अरावली। अब अरावली के बाद में क्या है, अपने पास दो चीज़ें हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक तो शुष्क चला जाता है पार्ट, शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक आ जाता है अर्ध शुष्क, है ना। तो आपको क्या करना है, जो शुष्क वाला एरिया है, बिल्कुल शुष्क वाला एरिया है, जैसलमेर बाड़मेर वाला, उस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। लेकिन जो आपका शेखावाटी वागड़ वाला एरिया आ जाता है, चूरू झुंझुनू ये वाला, यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर रेतीली जो भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है, वो इससे थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना। तो दो हिस्सों में बांटा गया, आपको मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, 25 सेंटीमीटर सम रेखा या सम वर्षा रेखा, इसको दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो दो भागों में डिवाइड करती है, शुष्क अर्ध शुष्क, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो रेतीली मिट्टी या बालुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है जो हमारा पश्चिम का शुष्क प्रदेश है, उसमें पाई जाती है। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, झुंझुनू है, इस इलाके में पाई जाती है। और ध्यान रखना कि ये नागौर का, चूरू का, झुंझुनू का आंशिक आता है ना, 100% नहीं आता। और एक और चीज कि मिट्टी आपको पता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर किसी जिले की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है क्या, उस पर्टिकुलर जिले में एक ही मिट्टी मिलेगी, दूसरे टाइप की मिलेगी नहीं। ये मिट्टी टॉपिक की सबसे खास बात है कि एक ही जिले में आपको क्या है, दो तीन तरह की मिट्टियां मिलती हैं, तो एक ही जिला आपको दो तीन कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसकी विशेषता क्या थी रेतीली मिट्टी की? इसमें नाइट्रोजन बहुत कम था, जैविक पदार्थ बहुत कम थे, यानी कि ह्यूमस कम था, लेकिन कैल्शियम क्या था, कैल्शियम ज्यादा था। तो इसमें क्या है, खरीफ की जो फसल होती थी, खरीफ की फसलें जैसे कि बाजरा, मोठ, मूंग, ये क्या है, ये ज्यादा होती थी। इसके कण क्या है, मोटे होते थे। कण कैसे मोटे हैं, और बाजरा और मोठ मूंग ये ज्यादा होती है। नेक्स्ट है आपकी लाल दोमट मिट्टी, इसको लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि रेतीली मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ मिलती है ये ना। इस लाल मिट्टी के बारे में पूछ लेते हैं, लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी के बारे में। तो ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ज़्यादातर पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ज़्यादातर ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। खास बात क्या है इसकी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये कम मात्रा में होते हैं। एरो डाउन मतलब कम, है ना, ये कम होते हैं। लेकिन पोटास और लोह तत्वों की अधिकता होती है, इस लोहे की वजह से क्या होती है, ये लाल लाल कलर की हो जाती है। पोटास लोहे ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में होते हैं।
यहाँ पर क्या ज़्यादातर उगाया जाता है, किस चीज़ की फसल होती है यहाँ पे ज़्यादातर, क्या है, मक्का, चावल और गन्ना, ये यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, यानी कि इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी के बारे में सबको एक बात खास पता होनी चाहिए, नोट है इसमें, कि कपास होता है काली मिट्टी में, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, कपास का होता है। कहाँ मिलती है, ये आपके दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है यहाँ पर मिलती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है, काली मिट्टी का मतलब क्या है, हाड़ौती। काली मिट्टी मतलब हाड़ौती, हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर ये मिलती है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी कहाँ मिलती है, हाड़ौती के पठार। और काली मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा होता है, कपास सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मूंगफली भी होती है, दाल वगैरह भी होती है। कैल्शियम पोटास जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन में होता है, लेकिन आपके N4 आपके नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, H4 ह्यूमस इन जैविक पदार्थ ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो जहां से जैसा जैसा क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट होता है फिर आपका मिश्रित लाल काली मिट्टी। जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है जिसमें लाल और काली दोनों आ गई, लोमी, लाल लोमी दोमट मृदा और काली मृदा, इन दोनों का मिक्सचर आ गया। ये कहाँ है, ये उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है। तो जो जिले मैंने ऊपर बताए थे वो सारे इसमें भी आ गए। तो जैसा मैंने कहा था कि एक ही जिले में 2 या 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो अब आपके क्या होता है, N4 आपके नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, ये क्या होता है, कम मात्रा में, लेकिन कैल्शियम भी इनके साथ में कम मात्रा में होता है। कपास और मक्का यहाँ पर होता है ज़्यादातर, क्या होता है, कपास और मक्का ज़्यादातर यहाँ पर होता है। फिर आती है आपकी मिश्रित लाल पीली मिट्टी। जो मिश्रित लाल पीली मिट्टी है ये आपके ज़्यादातर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही इन इलाकों में पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सोडियम कम पाया जाता है, कैल्शियम कम पाया जाता है, लेकिन लोह ऑक्साइड क्या होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इन लोह ऑक्साइड की वजह से ये कैसी हो जाती है, पीली और लाल दिखने लगती है। नेक्स्ट है फिर आपका जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये इसकी स्पेशल बात पता है क्या है, कच्छारी या जलोढ़ मिट्टी की खास बात ये है कि इसके 2 नाम है। जलोढ़ को ही कच्छारी कहा जाता है या कच्छारी को ही जलोढ़ कहा जाता है। खास बात एक और है कि ये जो मिट्टी है ये मिट्टी ज्यादातर रिवर के कांटेक्ट में आती है, यानी कि पानी के बहाव के साथ में, ये नदी के बहाव के साथ में ये बनती है, नदी के बहाव से बनती है, ये अपने साथ बहाव के साथ ये लेके आती है मिट्टी, है ना। नदी अपने साथ बहाव के साथ में क्या है, मिट्टियाँ लेके आती है, वो मिट्टियाँ फिर जम जाती है और फिर वो मिट्टी होगी, उसमें पानी वानी की तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वैसी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, जैसे कि आपका सोडियम नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होगा और पानी की इतनी ज़्यादा समस्या होगी नहीं। तो ये वाला इलाका क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मिट्टी की जितने भी मैं प्रकार बता रहा हूँ, इन प्रकारों में से सबसे अच्छा प्रकार बताओ, सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है जिसमें क्या है कि उपजाऊ हो, बहुत अच्छा उपजाऊ क्षेत्र हो जिस मिट्टी का, तो वो जलोढ़ मृदा ये जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, अत्यधिक उपजाऊ होती है और अब तक की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन नहीं था, एकमात्र जलोढ़ मृदा है, कच्छारी मृदा है, जिसके अंदर नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो ये स्पेशल बात है, इस यहां से क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन युक्त कौन सी आपकी मिट्टी है, नाइट्रोजन युक्त यानी कि उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो वह है जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी। कहां मिलती है ये मिलती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, यानी कि आप कह सकते हो कि पूर्वी जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में जनरली ये पाई जाती है। कौन कौन सी खेती होती है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या है, गेहूं और चावल ये ज्यादातर होते हैं। इसके अलावा कपास और तंबाकू भी होता है, लेकिन ज्यादातर गेहूं और चावल ज्यादातर होते हैं। फास्फेट और कैल्शियम कम होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये उपजाऊ होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मृदा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। भूरी मिट्टी, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, ये कहाँ मिलती है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद, यानी कि आप कह सकते हो कि बनास का जो प्रभात क्षेत्र है वहां पर भूरी मिट्टी मिलती है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बनास के प्रभात क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो एक ही लाइन है, सिंगल पॉइंट, ये आप याद रख सकते हो कि बनास के प्रभात क्षेत्र में भूरी मिट्टी मिलती है। नाइट्रोजन फास्फोरस का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना, अभाव होता है, बहुत कम होती है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिरोजम मिट्टी। सिरोजम मिट्टी को ही मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, या इसको ही भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या है, मरुस्थल वाले इलाके में पाई जाती है, यानी कि अरावली का जो पश्चिम में है उस वाले एरिया में। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये अगर राजस्थान है, पेन चेंज करते हैं यार, ये वाला पेन शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। जैसे ये मान लीजिए राजस्थान है, तो इस राजस्थान में मैंने बताया था कि अरावली है, अरावली के जस्ट पश्चिम में क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया अर्ध शुष्क वाला एरिया, जहां पर आपका वागड़ प्रदेश आ जाता है, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर, ये वाला एरिया अरावली जस्ट पश्चिम वाला, वहां पर पाई जाती है सिरोजम मरुस्थलीय मिट्टी, सिरोजम मरुस्थलीय मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी, अरावली के पश्चिम में, जस्ट पश्चिम में। कौन सा प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश। मैंने बोला था बांगड़ प्रदेश और वागड़ प्रदेश अलग अलग है। जिले अगर पूछ ले तो नागौर है आपका, झुंझुनू है, सीकर है, पाली है, इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। खास बात क्या है इसकी, इसमें कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कम होते हैं, नाइट्रोजन कम होता है, जैविक अंश भी कम होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये क्या मरुस्थलीय मिट्टी है, तो मरुस्थल में तो क्या हो सकता है, तो सारी चीजें कमी होंगी, इसलिए यहाँ पे कम होती है। लेकिन एग्जाम में ये पूछते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सिरोजम मिट्टी किसे कहते हैं, मरुस्थलीय को ही कहते हैं, इसी का नाम भूरी रेतीली मिट्टी है। और ये कहाँ पाई जाती है, बागड़ प्रदेश में, अरावली के पश्चिम में पाई जाती है।
नेक्स्ट है आपका लवणीय मृदा। देखो लवणीय जो मृदा है ये आपके श्री गंगानगर जो है, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर यहाँ पर पाई जाती है। क्षारीय लवणीय होने के कारण ये क्या है, ये क्या है, अनुपजाऊ है। उपजाऊ जो क्षमता है इसकी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। मतलब अनु का मतलब होता है कम, अल्प, अल्प यानी कम, लेस। तो इसकी उपजाऊ क्षमता क्या है, कम है, क्योंकि ये क्या है, लवणीय मृदा है। अब क्या है, लवणीय मृदा अगर आपके है और उसको सही करना है तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में, जो पर्वतों के आसपास मिलती है उस मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा जहां पर्वत है वहां मिलेगी, जैसे कि सिरोही है, पाली है, उदयपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, अलवर की जो पहाड़ियां हैं इनके आसपास जो मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। अब अगर पर्वतीय मिट्टी है तो पर्वत है मतलब कि पत्थर है, पत्थरों के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी अगर आ गई है किसी वजह से, हवा की वजह से, एयर के साथ में या पानी के साथ में, तो वो आके जम गई है तो उनकी जो गहराई होती है कम होती है। तो मिट्टी की इसकी स्पेशल बात क्या है, अगर स्पेशल बात आप देखना चाहोगे स्पेशल बात क्या है सर इसकी, तो स्पेशल बात ये है कि इसकी जो गहराई है वो गहराई कम होती है, मतलब कि लेयर जो है इसकी जो लेयर बनेगी उस लेयर की थिकनेस कम होगी। इसके अलावा खेती के लिए क्या होती है, अनु उपयुक्त होती है। अनु मतलब वही लेस, कम उपयुक्त है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, मक्का की होती है, ध्यान रखना इसकी खेती किसकी होती है, मक्का की खेती की जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको लगभग ये 10 के 10 पार्ट है ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि मृदा के कितने रंगों के आधार पर कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। मोटी मोटी जो भी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका क्या किया था, वर्गीकरण किया था, यानी कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका वर्गीकरण किया। और ये वर्गीकरण क्या था, पूरे ऑल वर्ल्ड लेवल पे किया था उन्होंने, हर जगह की मृदा के बारे में उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन अगर राजस्थान के बेसिस पर बात करें इसका कितना, इसका मतलब इफेक्ट है, मतलब कितना ये कारगर है, तो ये बहुत कम कारगर है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया है प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एक ही जिले में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। उन्होंने बहुत कम टाइप में क्लासीफाई किया, टोटल 5 टाइप में इन्होंने क्लासीफाई किया है, तो वो फुलफिल नहीं होता तरीके से, मतलब कि उतना इफेक्टिव नहीं था ये। फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते तो हमको पढ़ना जरूरी है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया एरिडोसॉल्स में, एक नाम रखा एरिडोसॉल्स। ये एरिडोसॉल्स जो होता है किस किस क्षेत्र में पाया जाता है ये पढ़ना जरूरी है। तो एरिडोसॉल्स के जो क्षेत्र थे वो थे आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती थी एरिडोसॉल्स। अगर आप इस एरिडोसॉल्स का अगर आप जिले देखें तो जिले देखने से लगेगा आपको यार ये एरिडोसॉल्स तो वो वाली एरिया आ गया, यानी वो वाली मिट्टी आ गई जिसमें हमने पढ़ा था कि यार भूरी रेतीली मिट्टी होती है, भूरी रेतीली, जिसमें बागड़ प्रदेश आ जाते हैं, है ना। तो वही लगभग वही वाले प्रदेश आ रहे हैं, बागड़ प्रदेश थे, देखो नागौर आ रहा है, झुंझुनू वाला आ रहा है, जोधपुर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, पाली आ गया, है ना। तो लगभग क्या है, तो ये भूरी रेतीली मिट्टी वाला जो एरिया था उस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी एरिडोसॉल्स। इसके अलावा बात करते हैं एंटीसॉल्स। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये वाली चीज कि ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओ, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ कि ये वाली जो मिट्टी है कहीं ना कहीं ये भूरी रेतीली मिट्टी को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स का मतलब क्या हो गया, एरिडोसॉल्स का, हाँ याद कैसे रख सकते हो, एरिडो, एरिडो से पता चल रहा है शुष्क, शुष्क, एरिड 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 मतलब शुष्क, तो वहां से पता चल रहा है कि शुष्क मृदा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम वाला हिस्सा होगा। एंटीसॉल्स, एंटीसॉल्स नाम से पता चला एंटी, मतलब आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, एंटी में जा रहे हैं। तो यार मिट्टी की बात हो रही है, मिट्टी में खेती करनी और आप एंटी जा रहे हो उसके, यानी कि आप कहीं ना कहीं ऐसी मिट्टी को सामने ला रहे हो जो कि उपजाऊ है, वो जो उपजाऊ क्षमता है उसकी उपजाऊ क्षमता नहीं है बिल्कुल भी। तो एंटी सॉइल ऐसी कहाँ सॉइल पाई जाती है, ऐसी कहाँ है सॉइल जो कि उपजाऊ नहीं है बिल्कुल भी, तो मरुस्थल में पाई जाती है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो लगभग सभी जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, जहाँ मरुस्थल लगभग 12 जिले आते हैं, उन सभी जिलों में ये क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो मरुस्थल है हमारा, जो मरुस्थल था हमारा शुष्क मरुस्थल, उस शुष्क मरुस्थल के में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, एंटीसॉल्स पाई जाती है। एंटीसॉल्स क्या है, शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, ध्यान रखना। इंसेप्टिसॉइल्स की एक कैटेगरी थी, उस इंसेप्टिसॉइल्स कैटेगरी जो थी उसमें आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, इसके साथ साथ में कहाँ पाई जाती है, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, इन एरिया में ये पाई जाती थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनके अगर कैटेगराइजेशन को देखोगे तो इसको आप रिलेट कर सकते हो ऊपर जो मैंने बताया उनसे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर तो 10 क्लासिफिकेशन थे, इन्होंने 10 को सिर्फ 5 में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये क्या मर्ज होंगे, मतलब कि ऊपर के 2 या 3 जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एक में ही आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये रखना है कि कौन कौन से जिले हैं, तो ये इंसेप्टिसॉइल्स के ये जिले थे। इसके अलावा एक है आपकी वर्टिसॉल्स, कौन सी है, वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स में कौन कौन से जिले आते हैं, झालावाड़, बारा,
कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़, ये जिले के इसमें आते हैं, वर्टिसॉल्स में आते हैं। इसके अलावा एक इन्होंने डिवाइड किया था अल्फीसॉल्स में, जो लास्ट था वो कौन सा था, पांचवा अल्फीसॉल्स। अल्फीसॉल्स कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके जयपुर में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और कोटा। मतलब ये अल्फीसॉल्स है, इसका नाम देखो अल्फीसॉल्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अल्फीसॉल्स से नाम पता चल रहा है, अल्फी का साउंड आ रहा है कुल्फी जैसा, और कुल्फी क्या होती है, खाने में अच्छी होती है, तो यार कुल्फी अल्फी ऐसा कुछ आ रहा है, तो यानी कि ये मिट्टी भी जरूर अच्छी हुआ होगी, ये वाली मिट्टी भी जरूर अच्छी होगी, क्योंकि कुल्फी जैसा साउंड आ रहा है, यानी कि ये उपजाऊ मिट्टी वाली कैटेगरी थी, जहां पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है ना, वो ये थी। यानी कि जो आपका एरिया था ना, जलोढ़ वाला एरिया, जलोढ़ मिट्टी वाला, वो वाले एरिया इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है वो भी इसमें काउंट किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये अल्फी कुल्फी ऐसा साउंड आ रहा है, तो ये अच्छी वाली मिट्टी आप यहाँ से कह सकते हो। इसके अलावा देखो मैंने हल्का हल्का थोड़ा सा आपको बता दिया है। इसके अलावा ये टॉपिक ऐसा ही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, इसमें याद नहीं रहता है। तो अब क्या है, थोड़े दिन में हो सकता है, तो 2-4 दिन में आपको क्या है, एक ट्रिक का वीडियो मिले इसका, या ये कह सकते हो, ट्रिक नहीं कह सकते उसको, ये कह सकते हो कि एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें क्विक इन्फॉर्मेशन होगी और याद कैसे कर सकते हैं इसको, उसका वीडियो होगा वो, है ना। तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश है कि जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाए मृदा से रिलेटेड। अभी क्या करने वाले हम, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके मृदा के हम क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करने वाले अपवाह तंत्र। क्या स्टार्ट करेंगे, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है, सिलेबस में अपवाह तंत्र दिया हुआ है। बच्चे पूछ रहे थे कि सर नदियों वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम में आएगा नहीं क्या, कई का कमेंट आया, तो मैंने उनको बोला यार टॉपिक दिया हुआ अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब यही होता है कि आपकी नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन नदियों के बारे में। नदियों वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, काफी लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको भी फिर हम पढ़ेंगे। नदियों से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे मृदा के, और फिर उसके बाद में हम अपवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही जल्द क्या है, एक जो सीरीज है पैरेलल में, मतलब जो हमारी अभी सीरीज चल रही है, इसी के पैरेलल में एक और सीरीज चलाने का मेरा विचार है। वो ये है कि अभी जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ थ्योरी प्लस क्वेश्चन, एक पैरेलल सीरीज और चलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका कमेंट आ रहा है कि सर हमने थ्योरी पढ़ ली है, काफी दिनों से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमको और क्वेश्चन करने, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन एक तरफ चलता रहेगा, और साथ में एक पैरेलल में और एक सीरीज चला दी जिसमें क्वेश्चन हो। तो 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो इस 5000 क्वेश्चन की सीरीज में 2 पार्ट में हम इसको चला सकते हैं। एक तरफ मैं 2-2,500 क्वेश्चन करवा दूंगा सिर्फ क्वेश्चन, और बाकी 2-2,500 क्वेश्चन वाली ये जो सीरीज है इसमें कंटिन्यू कर लूंगा। तो ऐसा कुछ विचार है, तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इसके लेकर, क्या आपका क्या फीडबैक है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो हमारा ये लेक्चर है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोई इतना खास मतलब नहीं है, लेकिन बाकी ये है कि आप शेयर करते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई आप जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।